Good morning. Chalo, let's begin with the most important and interesting subject, biology. And in that, the first and the most important topic that we are going to cover is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. Okay. So today I'm going to cover some very important topics in this segment. This is one is the most important. First of all, what are chromatin fibers? Then we are going to see what are chromosomes, what are sister chromatids. We are also going to understand the molecular structure of DNA, structure of chromosomes, and what are the types of chromosome. Okay, so बच्चे लोग जिसको जिसको बायोलॉजी में आगे after 10th who are planning to go for NEET or who are planning to understand to go in pure sciences, this chapter is very important. Okay, and of course 10th standard all ICSE students, this is the most interesting chapter as well. Okay, so first of all let's start with what are chromatin fibers. Okay, तो सबसे पहले ये सब होते कहाँ है? वेर आर ऑल दिस क्रोमेटिन फाइबर्स बोलो, डीएनए बोलो, क्रोमोसोम्स बोलो, ये सारे होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर. ओके, अब फाइबर्स बोला, क्रोमेटिन फाइबर्स, तो ऑफ कोर्स दीज आर लाइक थ्रेड्स, दीज आर लाइक थ्रेड्स. एंड वेर आर दे फाउंड? वेर आर दे फाउंड? दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस. और ये थ्रेड्स बने किसके हैं? ये थ्रेड बने हैं डीएनए के एंड प्रोटीन्स. और प्रोटीन भी कैसा? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हिस्टोन प्रोटीन. सो क्रोमेटिन इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, और डीएनए भी इसमें होता है 40%, एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. प्रोटीन्स कितना होता है? 60%. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये क्रोमेटिन आपको सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब ये एक सेल इज नॉट अंडरगोइंग डिवीजन, इज नॉट अंडरगोइंग डिवीजन. सो व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, यू विल सी इन अ सेल, ऐसे आप एक सेल में देखोगे कि एक ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये है, अगर हम लोग न्यूक्लियस बोले एक सेल का, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, इसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स. बट ये चीज ना आपको ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ दिखाई देगा नहीं. ओके, तो अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को भी देखना है, ओके, तो यू हैव टू स्टेन इट विथ पर्टिकुलर डाइज, ओनली देन दे टेक अप दिस कलर. ओके, और जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तब आपको ये क्रोमेटिन फाइबर्स दिखेंगे. बट जब एक सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू अंडरगो डिवीजन, तो ये पतले पतले छोटे छोटे लंबे लंबे थ्रेड्स ये नजदीक नजदीक आ जाएंगे और कंडेंस्ड हो जाएंगे, इस तरह से मोटे हो जाएंगे, और मोटे होके कुछ इस तरह से कॉइल्ड हो जाते, कॉइल्ड और कंडेंस्ड हो जाते, और सारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से आपको विजिबल हो जाते हैं. ठीक है, एक ह्यूमन सेल में आपको ये ऐसे टोटल मिलेंगे 23 पेयर्स. कितने मिलेंगे? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के. तो ये जो होते हैं, दिस विल बी विजिबल ओनली एंड ओनली व्हेन द सेल इज अंडरगोइंग डिवीजन, सेल इज अंडरगोइंग डिवीजन. और तब इनका नाम, एक क्रोमेटिन जो पहले था जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, और अब सिर्फ उसका नाम बदल गया है और ये बन गया है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम. एंड दिस टेक अ स्टेन, ये अच्छे से विजिबल हो जाते हैं व्हेन वी stain them with dye, and when then we are able to visualize them under a microscope, we will see this as highly coiled ribbon like structures which are formed by condensation of chromatin during cell division. So then they are rightfully called as chromosomes. Chromo matlab
colored and they take the color of the dye. So hence we say these are chromosomes. Okay, और ये chromosomes का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो कैसा दिखता है वो मैंने इधर आपको दिखाया हुआ है कि देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों, ये वाला एक आर्म और ये वाला एक आर्म, इसे आप आर्म भी बोल सकते हो, इसे आप स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। तो ये दो आर्म्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये दोनों आर्म्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक्चुअली आप उसे मतलब क्रोमेटिड बोलते हैं, बट क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म्स है तो इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर है एक क्रोमोसोम का। देन व्हाट आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स? यही मैंने जो आपको समझाया, टू आर्म्स और स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम विच आर जॉइंड एट सम पॉइंट along its length is called a sister chromatid. ओके, हम लोग अब जो आज करने वाले हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर क्रोमोसोम्स भी बता दिया कि भाई क्रोमोसोम्स तो तभी विजिबल होगी जब एक सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू अंडरगो अ सेल डिवीजन। ठीक है, फिर हम लोग देखने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर यू ऑल इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कि ये डीएनए क्या होता है, अभी सबको इसका फुल फॉर्म पता है। ओके, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। क्या बोलते हैं डीएनए को? डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। तो ये डीएनए जो होता है ना बच्चे लोग, ये ऑफ कोर्स दिस इज अगेन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये तो आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर्स तो होते ही है न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए भी मिलेगा। ओके, ये डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इस डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, लंबा है, पर इसके बावजूद वो न्यूक्लियस के अंदर समा पाता है क्योंकि इट इज हाईली 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 कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से वो इतना जगह, लंबा होने के बावजूद जगह नहीं रोकता। ये लंबा है ना, इसके लिए हम डीएनए मॉलिक्यूल को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर पे कई सारे लोगों ने काम किया। ठीक है, पहली बार उसका जो शेप लोगों तक पहुंचा, वो शेप स्टडी हुआ था फर्स्ट बार। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन। सो this scientist is responsible, or this scientist is the one who studied the shape of DNA for the very first time. But actual उसका जो डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो पहली बार किसी ने दिया वो था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है इस डीएनए के मॉलिक्यूल को। अगर आप देखोगे ये एक रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है और एक ब्लू कलर में, ये है दो स्ट्रैंड्स। क्या है? दो स्ट्रैंड्स। इसके लिए इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसके बीच में ये ब्लैक लाइनिंग्स दिख रही है, इसे बोलते हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो एक दूसरे स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ये जो स्ट्रैंड्स बने हैं ये बने हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के। इसको जैसे आप सीढ़ी, एक लैडर आप समझ लो, लैडर के ऊपर जो पैर होते हैं जिस पर हम चढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं रंग्स। क्या बोलते हैं? रंग्स ऑफ अ लैडर। क्या बोलते हैं? रंग्स। तो ये जो रंग्स है इस पे एक्चुअली नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। इस डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो बना हुआ रहता है ना बच्चे लोग, ये जो सारे स्ट्रैंड्स आपको रेड एंड ब्लू दिख रहे हैं, ये बने होते हैं चेन ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। चेन ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से ये बने हुए होते हैं। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड? ओके, तो डीएनए जो है वो बना है रिपीटिंग nucleotide, and now we are going to understand what is a nucleotide.
न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 बेसिक यूनिट्स, 3 बेसिक यूनिट्स। आप ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये जो सर्कल वाला है। फिर आप इसे देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 साइडेड, तो इसे बोलते हैं पेंटोस शुगर। क्या बोलेंगे? पेंटोस। पेंटोस क्यों? क्योंकि 5 साइडेड है ना, इसके लिए। और आप ये जो रंग्स देख रहे हो, इस साइड का एक फॉस्फेट, एक शुगर, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे इधर इधर इधर, इसे बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये नाइट्रोजीनियस बेसिस में आपको दिख रहे अलग अलग तरीके के नाइट्रोजीनियस बेसिस, करेक्ट। अब आपको मैं बताती हूं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है प्यूराइन और एक होता है पायरिमिडाइंस। प्यूराइंस एंड पायरिमिडाइंस। So nitrogenous bases के we have 2 types, purines and pyrimidines। अब अगर आप देख रहे हो ये वाला थाइमिन एंड एडिनाइन, तो ये जो है थाइमिन एंड एडिनाइन, ये है हमारे दिस थाइमिन comes under pyrimidine, थाइमिन comes under pyrimidine, and what we find साइटोसिन, साइटोसिन, और ये एडिनाइन और ये जी आपको दिख रहा है, ये हमारे प्यूराइंस में आते हैं। ये हमारे प्यूराइंस, यहां पर मैंने इसको कैपिटल ए में दिखाया है, कैपिटल जी में दिखाया है, ये कैपिटल सी में और ये कैपिटल टी में दिखाया है। पर इसके अलावा भी एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है जिसे हम बोलते हैं यूरासिल। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये यूरासिल इधर किधर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यूरासिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए। Uracil is also a nitrogenous base, but it is a part of RNA. It is a part of RNA. RNA मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि आपको मिलेगा तो ये सारा ही, मतलब ग्यूनाइन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, एडिनाइन मिलेगा, बट उसमें आपको थाइमिन की जगह पर यूरासिल मिलेगा, थाइमिन की जगह पर यूरासिल मिलेगा। तो ये है हमारा नाइट्रोजीनियस बेसिस विच मेक्स द रंग्स ऑफ द लैडर। क्या बनाते हैं? रंग्स ऑफ लैडर। तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस, अभी आप देखो कि ये लोग कैसे कनेक्टेड है, और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे वो छोटी डिटेलिंग पे गौर नहीं करते हैं। यहां पर आप अगर देखोगे, जो थाइमिन एडिनाइन है या एडिनाइन थाइमिन है, इसमें से जो एडिनाइन वाला पार्ट है वो बड़ा वाला है और थाइमिन है छोटा। और अगर आप देखोगे इनका बनाने का तरीका और इनका बनाने का तरीका भी अलग है, बिकॉज ये लोग जो कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक स्ट्रैंड का हिस्सा है और ये एक अलग स्ट्रैंड का हिस्सा है। अगर उन्हें जुड़ना है तो उन्हें बॉन्डिंग लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, है ना। तो ये जो एडिनाइन एंड थाइमिन है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप देखो कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इधर का एक दिख रहा है, इधर का और इधर का, तो ये आपको 2 दिखेंगे, मतलब ये ऐसा, just a minute, you can see it like this and like this, है ना। तो ये एक वन बॉन्डिंग और ये एक, तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कनेक्ट। And now cytosine and guanine, these are connected by 3 hydrogen bonds. ये भी अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कैसे दिखने वाला है। Can you see? एक, ये 1 2 3, can you see? So this is how they are connected. They are connected. तो cytosine
और ग्विनाइन को आपको ऐसे ही लेबल करना है, जो पॉइंटेड वाले होंगे वो साइटोसिन एंड ग्विनाइन होंगे, जो कर्व वाले होंगे वो थायमिन एंड एडेनाइन। ये कनेक्ट होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये कनेक्ट होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये कनेक्ट होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके बच्चे लोग, सो अगर आपको किसी ने पूछा कि ये जो मैंने बनाया है इसमें टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, तो आपको देखना है कि टोटल अगर न्यूक्लियोटाइड बोले तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर 3 और यहां पर 3, मतलब टोटल 6 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने? 6। और अगर आपको पेयर्स पूछे तो ऑफ कोर्स देयर आर 3 पेयर्स, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर आपको इधर किसी ने भी पूछा कि इसमें कितने स्ट्रैंड्स है टोटल, तो स्ट्रैंड्स तो 2 ही होते हैं डीएनए के, डबल हेलिकल। ओके, तो देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, 6 न्यूक्लियोटाइड और 3 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। ओके, तो अपना जो डीएनए, जो क्रोमेटिन है, जो मैंने आपको बोला डीएनए से एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना है। 40% डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब साथ में हमने देखा कि ये डीएनए जो 40% है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड है, करेक्ट। और इस न्यूक्लियोटाइड का क्या क्या हिस्सा है? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। इस नाइट्रोजीनियस बेसिस में हमने देखा कि हमारे जो डीएनए के पार्ट्स है वो है एडिनाइन, थाइमिन, ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ग्वानाइन एंड साइटोसिन, ये दोनों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये यूरासिल जो है दैट इज रिप्लेसिंग थाइमिन in RNA. The rest of the thing remains the same. Okay. So, of course, RNA is what? Ribonucleic acid. Okay. Now, coming to the structure of 60% of the chromatin, which is histone protein, which is histone proteins. तो ये हिस्टोन का मतलब क्या है और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि डबल हेलिकल है, रिपीटिंग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है 8 मॉलिक्यूल्स से, 8। इसके लिए उसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 8 histone proteins. It is made up of 8 histone proteins. And now how are these? ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, जैसे मैंने आपको बोला डीएनए बहुत लंबा मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो अभी डीएनए को मतलब इतना लंबा है तो इसको पैकेज करना पड़ता है, इसको पैकेजिंग करना पड़ता है। तो इसको पैकेजिंग करने के लिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स दे जो डीएनए है, ये पूरा पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल इस हिस्टोन प्रोटीन्स पे इस तरह से बाउंड अप हो जाता है, एंड बाउंड होते 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 वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। सो दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि व्हेन द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज सच अ लॉन्ग, इट विल कॉइल अराउंड 8 हिस्टोन, 8 इसके पूरे इसके ऊपर ऐसे 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 वाइंड अप होते रहता है ताकि ये पूरे बंधे हुए रहे, पूरे बंधे हुए रहे। ऐसा एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। बट ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलते 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 आगे जाके ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स जब आगे बहुत ज्यादा थिक होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, एक
डिवीजन में घुसने के लिए उनकी ये सब तैयारी करते हैं कि दे वांट टू बिकम थिक, दे वांट टू गेट कंडेंस्ड. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू अंडरगो अ सेल डिवीजन. तो ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम बनते हैं ना बच्चे लोग, तो तब जाकर एक क्रोमोसोम बनता है, तब जाकर एक क्रोमोसोम. तो आप देखो इसी न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है? डीएनए. पर डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से. तो मतलब न्यूक्लियोटाइड इज कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियोसोम. ओके. एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम. तो एक सिंपल सी बात है कि जब डीएनए बोलेंगे तो डीएनए जैसा है, डीएनए इज टू व्हाट? न्यूक्लियोटाइड. डीएनए इज टू व्हाट? डीएनए के यूनिट्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. तो वैसे ही अगर क्रोमोसोम के बारे में पूछा तो क्रोमोसोम किससे बना है? मेनी मेनी न्यूक्लियोसोम्स, मेनी मेनी न्यूक्लियोसोम्स. ठीक है. इसी क्रोमोसोम को ना बच्चे लोग पहली बार अगर किसी ने उसको व्यू किया था, वो था एक साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग. वॉल्टर फ्लेमिंग उसने जो एक एम्फीबियन है सैलेमेंडर, उसके लार्वा में उसने इसको देखा था और उसका नसीब अच्छा था. उसने जब देखा था ये चीज को, मतलब when he was viewing, he was fortunate enough to see it undergoing division. तो वो देख रहा था कि अरे डिवाइड हो रहा है और ऐसे थ्रेड थ्रेड जैसा चीजें भी दिख रही थी. तो तभी उसने बोला कि अरे ये थ्रेड लाइक है, तो शायद माइटोसिस जैसा कुछ उसने उसको नाम भी दिया. तो माइटोसिस, माइटोस का ही मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इज थ्रेड. और इसी से नाम पड़ा इस सेल डिवीजन का भी, माइटोसिस. और पहली बार इसको व्यू किया था वॉल्टर फ्लेमिंग. तो ये जो सारे मैंने नाम लिखे ना कि क्रोमोसोम को पहली बार किसने देखा? वॉल्टर फ्लेमिंग ने. किसमें देखा? एक एनिमल में. वो एनिमल का नाम क्या था? एक एम्फीबियन था, सैलेमेंडर, और उसके लार्वा में देखा था. ठीक है. ये भी कई बार पूछते हैं कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का शेप पहली बार किसने दिया था? तो स्टडी किसने किया था? वो था रोजेलिंड फ्रैंकलिन. बट इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन, इस मॉडल को प्रॉपरली लेआउट करके उसको एक्सप्लेन किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक. और इसी के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था. फिर इस न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन एडेनाइन का बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है. साइटोसिन ग्वानिन का बॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है. ठीक है. फिर हमने देखा कि ये सेंट्रोमियर इज दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of the two sister chromatids. यहां पर I will want you to see this thing कि ये जो सेंट्रोमियर है ना, हर बार आपको ऐसे मिडल में ही नहीं मिलेगा. कभी कभी इसकी पोजीशन आपको इधर टॉप पे मिलेगी और इसके दोनों आर्म्स, ये पूरे के पूरे आर्म नीचे चले जाते हैं और टॉप ऊपर रहता है. तो जब ऐसे टाइप में आपको सेंट्रोमियर which is a point of attachment of the two sister chromatids, ये आपको टॉप में दिखेगा. तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक. टेलोसेंट्रिक. कभी कभी आपको दिखेगा कि अच्छा ये जो सेंट्रोमियर है वो बीच में नहीं है पर एकदम ऊपर है, जिसके वजह से सिस्टर क्रोमेटिड का जो एक आर्म है वो ऊपर वाला छोटा हो रहा है और नीचे वाला काफी लंबा हो रहा है, काफी लंबा. और ये सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर से बहुत दूर है, सेंटर से बहुत दूर है. ठीक है. आप इस थर्ड टाइप पे आओगे तो आपको रियलाइज होएगा कि ये जो आर्म है जो इतना छोटा था अब थोड़ा बड़ा हो गया है. मतलब ये सेंट्रोमियर अब एकदम ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है, सेंटर के नजदीक आ गया. सेंटर पे नहीं है पर सेंटर के काफी नजदीक आ गया है, पर फिर भी ऊपर का आर्म छोटा है, नीचे का आर्म बड़ा है. तो ऐसे टाइप में हम इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक. क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक. एंड देन वी हैव दिस पोजीशन वेयर बोथ द आर्म्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम ऑलमोस्ट एट द सेंटर है, तो इसके लिए इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक. क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक. सो दिस इज
these are the different types of chromosomes based on the position of centromere, based on their position of centromere. I hope this is understood. और एक चीज जो मुझे आपका ध्यान इधर देना है कि ये क्रोमोसोम्स जो है ना बच्चे लोग, जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स के टाइप्स मैंने आपको बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बताया, बट क्रोमोसोम के टाइप्स बेस्ड ऑन अवर बॉडी में उसका जो लोकेशन है, जैसे हमारे बॉडी सेल्स में जो क्रोमोसोम्स है ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में, और एक चीज आप नोट करें कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में हमारे बॉडी सेल्स में जो क्रोमोसोम्स है वो सारे ऑलमोस्ट लुक्स लाइक द सेम, looks like the same. They are called autosomes. They are called autosomes. Okay, but these are found in our body cells. These are found in our body cells. ठीक है, इस बॉडी सेल्स को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स. और ये होते हैं 22 पेयर्स. ये होते हैं 22 पेयर्स और 44. ठीक है, अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. और ये होता है हमारे बॉडी में, इसका होता है एक वन पेयर और टू क्रोमोसोम्स. ओके, इस सेक्स क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स का हिस्सा. ओके, अब जैसे कि इस बिकॉज दीज आर लुकिंग द सेम बोथ द पेयर्स, पर यहां पर सेक्स क्रोमोसोम की दोनों पेयर्स थोड़ी सी अलग अलग दिखती है. फीमेल्स जो होते हैं उसमें ये जो पेयर है क्रोमोसोम की 1 एंड दिस एक पेयर, ये दोनों पेयर ऑटोसोम्स जैसे ही दिखती है. पर जो मेल्स होते हैं ना बच्चे लोग, उस मेल्स में ये पेयर थोड़ी सी अलग है. एक एक्स है और एक इस तरह से वाई है. तो ये दोनों दिखते अलग अलग है. इसके लिए इसे सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं या इसे हम एलोसोम्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिकॉज दे लुक डिफरेंट. ओके, सो टोटल हमारे ह्यूमंस में वी हैव 46 chromosomes or 23 pairs. 46 chromosomes or we can tell 23 pairs. Okay, अब we all know कि this chromosomes, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से मैं या मेरी बेटी या मेरा बेटा, हम लोग एक दूसरे के जैसे या हम अपने पेरेंट्स के जैसे या ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है सबके पास. हम इसलिए सेम दिखते हैं क्योंकि उस क्रोमोसोम के अंदर एक हेरिडेटरी यूनिट है जिसे हम बोलते हैं जीन्स. क्या बोलते हैं? जीन्स. ये जीन्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह या जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन ओनली कि व्हाट आर जीन्स. सो जीन्स आर नथिंग बट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अभी ये एक सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड का, ये एक सीक्वेंस है. सो देयर आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स that encode a particular protein. अब मैं आपको याद कराती हूं कि इधर हमने क्या बोला था. एक न्यूक्लियोसोम किससे बना है? एक न्यूक्लियोसोम बना हुआ है जब हिस्टोन प्रोटीन्स पे डीएनए रैप्ट होता है. तो जब डीएनए रैप्ट हो रहा है मतलब न्यूक्लियोटाइड्स है उसके ऊपर, और वो न्यूक्लियोटाइड जब रैप होते हैं तो किस पे रैप हो रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन पे है ना. तो इसीलिए जीन जो होता है इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन express itself as a specific character or a specific feature in our body. So these proteins are
responsible for exhibiting or showing the specific features which sometimes हम लोग बोलते हैं कि आंखें माँ की तरह है, या बाल जो है घुंघरालू है, और उसके सिस्टर के भी बाल घुंघरालू है, इसके भी है, ममा के भी है. तो these all specifications we get, but still we have our own identity. We have variations because of this DNA which is being wrapped around different proteins. So this is this is not done in a proper organized. ये अपना अपना होते रहता है. तो कभी कभी आप देखोगे कि आपके अंदर पेरेंट का जो पार्ट आया है उसका और आपका सिमिलर फीचर है, और ये चीज को हम ज्यादा बेटर, और नेक्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स जिसमें और मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. सो जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, नॉट क्रोमोसोम्स. ओके, एंड जीन्स आर कंटेन्ड इन द क्रोमोसोम्स. Chromosomes are found in the nucleus when a cell is undergoing or when that nucleus is undergoing division. Okay, so I hope ये पार्ट आपको समझा है. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे कि भाई ये सेल को डिवाइड ही करना क्यों है. What is the need? Why should cell undergo division? Okay, तो हम एक सेल साइकिल के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर सेल डिविजन के बारे में. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. एनी डाउट्स या कहीं पर आपको कुछ चीजों को समझा नहीं है तो आप प्लीज मुझे बताइए. ओके, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट in which I will be discussing what is a cell cycle. Yes, thank you everyone.